यस प्रभु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी फाइनल वाले बच्चे हैं, आप लोगों ने उम्मीद करता हूं अमेंडमेंट्स अब तक के देख लिया होगा। मैंने नवंबर का अमेंडमेंट अपडेट कर दिया है, तो वो प्लीज जाकर के देख लेना, या इसके नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। एट द सेम टाइम अब हम आपको जुडिशियल अपडेट्स देने वाले हैं जो नवंबर दिसंबर 21 के लिए एप्लीकेबल होगी। अब जुडिशियल अपडेट्स ये कहां से मिलेगी? कहां से भैया, हम सबका एक ही ठिकाना है। यस, हमारा घर एक ही है। आईसीआई की वेबसाइट से मिल जाएगा, आईसीआई बीओएस नॉलेज पोर्टल से आपको जुडिशियल अपडेट्स मिल जाएंगे। ये जुडिशियल अपडेट्स के असर बहुत सारे हैं, आंसर इज नो बहुत फ्यू आए हैं, राइट। इस बार भी अगर आप जुलाई के पेपर देखोगे तो जुलाई के पेपर के अंदर में भी आपको 2 केस लॉ बेस्ड आए ही थे, तो इस बार भी आएंगे ही, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा जी, सो कितने जजमेंट्स है सर? अगर मैं बात करूं आपसे तो 2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिए हैं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, 2 कर्नाटका हाई कोर्ट जजमेंट दिए हुए हैं। सो 2 जजमेंट है, कुल मिला के 4 जजमेंट है। चारों जजमेंट में से क्या रिलेवेंट है, क्या रिलेवेंट नहीं है, मैं आपके साथ जरूर डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तब तक के आप सभी को बता दूं, अगर आपको फटाफट डायरेक्ट एक्सेस रिवाइज करना है तो मैंने डायरेक्ट एक्सेस चार्ट इशू करके रखे हैं, वो डायरेक्ट एक्सेस चार्ट देखो, फटाफट डीटी रिवाइज हो जाएगा। और पूरा डीटी अगर डिटेल में रिवाइज करना है तो पूरा यूट्यूब के ऊपर मैंने डाल रखा है डीटी बूस्टर, आप जा करके चेक करो। डीटी बूस्टर के अंदर में आपका पूरा रिविजन हो जाएगा, पूरे इनकम टैक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्स का। साथ ही साथ में क्वेश्चनर डिस्कशन भी मैंने डाला है, सीए फाइनल का मोर देन 500 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, तो उसका भी आप मजा ले सकते हैं। आते हैं जुडिशियल डिस्कशन के ऊपर। जुडिशियल अपडेट्स में सबसे पहला डीसीआईटी वर्सेस पेप्सी फूड्स, मैं इसे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं, मैं इसे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखता हूं, और मुझे लगता है कि हां ये पूछा जा सकता है, राइट। तो एग्जाम से पहले कुछ देखना है तो ये कंफर्म देख करके चले जाना। प्रोविजन की शुरुआत कहां से होती है मैं आपको बताता हूं। एओ अगर कोई भी ऑर्डर पास कर लेता है, एओ अगर कोई भी ऑर्डर पास कर लेता है, हमें ये ऑर्डर पसंद नहीं आता, या सीआईटी अपील का ऑर्डर हमें पसंद नहीं आता, सीआईटी अपील का ऑर्डर हमें पसंद नहीं आता, या फिर सीआईटी का ऑर्डर हमें पसंद नहीं आता, तो इस ऑर्डर के खिलाफ हम कहां जा सकते हैं? आईटीएटी में जा सकते हैं। जनरली जब भी कोई असेसमेंट ऑर्डर पास होता है, जब भी कोई असेसमेंट ऑर्डर पास होता है तो आपको डिमांड नोटिस आती है और इस डिमांड नोटिस को पे करना होता है। लेकिन आईटीएटी के वन ऑफ द पावर्स ऑफ आईटीएटी कवर्स कि वो क्या प्रोवाइड कर सकता है? स्टे प्रोवाइड कर सकता है ऑन डिमांड। स्टे ऑफ डिमांड दिया जा सकता है। हालांकि ये स्टे मैक्सिमम कितने पीरियड का दिया जा सकता है? जनरली ये कितने दिन का दिया जा सकता है? पहले जनरल पढ़ लेते हैं। स्टे ऑफ डिमांड जनरली 180 डेज का प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर स्टे प्रोवाइड किया तो खुद ट्रिब्यूनल को भी अपना ऑर्डर 180 डेज के अंदर ही पास करना होता है। ये तो आपको याद ही होगा कि ट्रिब्यूनल को भी फिर अपना ऑर्डर 180 डेज के अंदर में पास करना होता है। सो स्टे डिमांड जनरली 180 डेज का दिया जा सकता है। हालांकि इसको क्या किया जा सकता है? एक्सटेंड भी किया जा सकता है, मैक्स अप टू 365 डेज। ये जो डिमांड है, ये जो स्टे है, इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। कितना? 365 डेज तक के आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो, और 365 के बियॉन्ड आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये क्या हो जाएगा? स्टे वेकेट हो जाएगा आफ्टर 365 डेज। ये जो स्टे है, ये स्टे क्या हो जाएगा बेटा? वेकेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक वेकेट हो जाएगा। एक प्रोविजन यहां की और पढ़ना है जिससे रिलेटेड ये केस है। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो एक्सटेंशन मिल सकता है, प्रोवाइडेड देयर इज नो फॉल्ट ऑफ असेसी। असेसी का अगर फॉल्ट नहीं हुआ तो ये 180 डेज की जगह 365 डेज का भी आपको क्या मिल सकता है? एक्सटेंशन मिल सकता है। लेकिन 365 डेज के बाद आपका गलती हो या आपका गलती ना हो, 365 डेज के बाद आपका गलती हो या आपका गलती ना हो, स्ट्रेट वेकेट हो जाएगा और आपको अब डिमांड पे करना पड़ेगा। ये जो डिमांड का स्टे है ये वेकेट हो जाएगा। अब एक केस पेप्सी फूड्स लिमिटेड, क्या हुआ इस केस के अंदर में? केस के अंदर में यह हुआ कि पहले 180 डेज का स्टे मिला, 180 डेज के अंदर में नहीं हो पाया और असेसी की कोई गलती भी नहीं थी, तो 365 डेज पे क्या कर दिया गया? स्टे को एक्सटेंड कर दिया गया। स्टे ऑफ डिमांड को क्या कर दिया गया? एक्सटेंड कर दिया गया। अब यहां से एक और इशू राइज हुआ, 365 डेज भी खत्म हो गए और आईटीएटी कंप्लीट नहीं कर पाया। देयर वाज नो डिफॉल्ट ऑफ असेसी, आईटीएटी के पास ही टाइम नहीं था और आईटीएटी क्या नहीं कर पाया? इसे डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाया विद इन 365 डेज, राइट। तो क्या सिचुएशन हुई होगी? जैसे ही 365 डेज के बाद डिमांड नोटिस जो था, स्टे ऑफ डिमांड था, वो वेकेट हो गया। अब असेसी किसके पास जाता है? एओ के पास जाता है। एओ को बोलता है सर ये 365 डेज में तो आईटीएटी वालों ने क्या नहीं किया? डिस्पोज ऑफ ही नहीं किया, तो अब क्या? एओ बोलता है भाई देख, उसने नहीं किया तो लॉ, कानून तो ये बोलता है कि 365 डेज जैसी ओवर हुए, गलती तेरी थी या गलती तेरी नहीं थी,
स्टे ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, वेकेट हो जाएगा, और अब तुझे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। पर सर हमारा तो डिस्प्यूट चालू है इस मैटर को लेकर के, जब तक डिसीजन ही नहीं आ जाता मैं कैसे दूं, हमारा तो खुद डिस्प्यूट चालू है। और दूसरी बात, मेरी गलती नहीं थी, आईटीएटी मेरे को टाइम ही नहीं दे रहा, तो मेरे को तो एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए। इस बात पे इशू अराइज हुआ कि अगर एसएससी की गलती नहीं है, अगर एसएससी की गलती नहीं है, आईटीएटी ही इसे 365 डेज में डिस्पोज नहीं कर पाया, तो एसएससी को और टाइम मिलना चाहिए और एक्सटेंड होना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई प्रोविजन था नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट आ गया सामने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसएससी कह रहा है सही। क्या कह रहा है वो, एसएससी कह रहा है सही कि अगर उसका डिफॉल्ट नहीं है और आईटीएटी 365 डेज में डिस्पोज नहीं कर पाया, तो भैया उसका स्टे और कंटिन्यू होना चाहिए, उसका स्टे और कंटिन्यू होना चाहिए, और इसलिए यह प्रोविजन को चेंज कर दिया गया। सो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था, बिकेम्स द लॉ ऑफ लैंड। अब अगर एसएससी की गलती नहीं होगी, अब अगर एसएससी की गलती नहीं होगी, तो क्या ये स्टे कंटिन्यू हो सकता है बियॉन्ड 365 डेज? यस, ये प्रोविजन है। देखिएगा, डीसीआईटी वर्सेस पेप्सी फूड्स लिमिटेड, इसको कंफर्म केस स्टडी क्वेश्चन बना करके पूछेगा आपसे। वुड ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ स्टे ऑर्डर अपॉन एक्सपायरी ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड 365 डेज बी वैलिड वेयर द डिले इन डिस्पोजिंग ऑफ अपील इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू एसएससी? अच्छा जी, यहां देखिए, द थर्ड प्रोविजो प्रोवाइड दैट वेयर द अपील फाइल्ड बिफोर ट्रिब्यूनल इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ विद इन द पीरियड ऑफ स्टे or extended period, the order of stay shall stand vacated after the expiry of 365 days even if the delay in disposing the appeal is not attributable to SSE। इस पूरे केस को सुना गया। पूरे केस को सुनने के बाद एपेक्स कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया? एपेक्स कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट। अकॉर्डिंगली द कोर्ट हेल्ड दैट द थर्ड प्रोविजो हैज टू बी रीड विदाउट द वर्ड इवन। उनने बोला ये इवन वर्ड को कट कर दो, एंड नॉट, ये नॉट वर्ड भी है, ये भी कट कर दो। इवन वर्ड को कट कर दो, नॉट वर्ड को कट कर दो। अब क्या बोल दिया उन्होंने? आफ्टर द वर्ड डिले इन डिस्पोजिंग ऑफ द अपील, दस एनी ऑर्डर ऑफ स्टे शैल स्टैंड वेकेटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड और पीरियड मेंशन इन दिस सेक्शन ओनली इफ द डिले इज एट्रीब्यूटेबल टू एसएससी। सो अगर एसएससी की गलती नहीं है, ट्रिब्यूनल डिस्पोज नहीं कर पाया 365 डेज या 180 डेज में, तो फिर एसएससी का जो स्टे ऑफ डिमांड है वो विकेट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा मालिक? कंटिन्यू हो जाएगा। सो इट विल बी वेरी सिंपल पॉइंट। ये इवन और नॉट वर्ड को कट करना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो जाहिर सी बात है बिकेम लॉ ऑफ लैंड। सेकेंड केस के ऊपर आते हैं। इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वर्सेस सीआईटी एंड अनदर 2021 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ये पॉइंट ना मुझे लगता है आपको इंटरनेशनल टैक्स की केस स्टडी बना के पूछेगा। ये पॉइंट मुझे लगता है इंटरनेशनल टैक्स की केस स्टडी बना करके पूछेगा। समझिए पॉइंट क्या है, पॉइंट समझिए, इधर आइए। नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया के अंदर में कोई सॉफ्टवेयर सेल करता है, नॉन रेसिडेंट इंडिया के अंदर में कोई सॉफ्टवेयर सेल करता है, तो क्या यह सॉफ्टवेयर सेल को रॉयल्टी इनकम माना जा सकता है? क्योंकि पहला, अगर रॉयल्टी इनकम है तो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगा। रॉयल्टी इनकम का डेफिनेशन हमें सेक्शन 9 में पढ़ने को मिल जाएगा। एट द सेम टाइम रॉयल्टी तो है, और अगर ये रॉयल्टी है तो फिर क्या इसके ऊपर टीडीएस आएगा? सिंस नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो क्या टीडीएस आएगा अंडर सेक्शन 194? दीज आर द टू क्वेश्चंस। नॉन रेसिडेंट जब सॉफ्टवेयर सेल करता है किसी भी व्यक्ति को इंडिया के अंदर में, तो ये सॉफ्टवेयर सेल का जो पेमेंट कर रहा है, ये जो पेमेंट हो रहा है सॉफ्टवेयर सेल पे, क्या इसे रॉयल्टी माना जा सकता है? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये रॉयल्टी है तो फिर टीडीएस भी आएगा अंडर सेक्शन 195 बिकॉज यू आर पेइंग टू अ नॉन रेसिडेंट, यू आर पेइंग टू अ नॉन रेसिडेंट। नाउ इन दो क्वेश्चनों के सवाल के लिए हमें जाना होगा कहां? इनकम टैक्स एज वेल एज डीटीडब्ल्यूए इंटरनेशनल टैक्स में भी। प्रोविजन समझाता हूं। रॉयल्टी इनकम है या नहीं, यह बात लिखी है सेक्शन 9 में, और डीटीडब्ल्यूए को भी हम यहां पर रेफर करते हैं। डीटीडब्ल्यूए सेक्शन 9 को अगर हम रीड करें, सेक्शन 9 को अगर हम रीड करें, सो रॉयल्टी की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं, रॉयल्टी इंक्लूड करता है ऑल और एनी राइट्स ट्रांसफर्ड। क्या वर्ड यूज करता है? ऑल और एनी राइट्स ट्रांसफर्ड। मतलब अगर किसी ने ऑल राइट्स भी ट्रांसफर कर दिए, ऑल राइट्स मतलब सेल हो गया।
अगर किसी ने ऑल राइट्स ट्रांसफर कर दिए तो इस नेचर के पेमेंट को हम रॉयल्टी मानेंगे एज पर सेक्शन 9, एज पर सेक्शन 9। क्लियर है? लेकिन जब हम डीटीडब्ल्यूए के प्रोविजन को पढ़ते हैं, जब हम डीटीडब्ल्यूए के प्रोविजन को पढ़ते हैं तो डीटीडब्ल्यूए के प्रोविजंस अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग कंट्री के साथ, पहली बात ये। दूसरी बात, जब आप इंटरनेशनल टैक्स में डीटीडब्ल्यूए चैप्टर में जाएंगे, असेसी इनकम टैक्स अडॉप्ट करेगा और डीटीडब्ल्यूए अडॉप्ट करेगा विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू असेसी। याद आ रहा है ये प्रोविजन, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू असेसी। तो लॉ बड़ा क्लियर है, जो भी दोनों में से ज्यादा फेवरेबल होगा असेसी के लिए, असेसी वो फॉलो करेगा। अब डीटीडब्ल्यूए क्या बोलता है इस चीज के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सिंगापुर डीटीडब्ल्यूए उठाया। जब उनने सिंगापुर डीटीडब्ल्यूए उठाया तो उनने देखा यहां पे ऑल राइट्स ट्रांसफर्ड वर्ड नहीं है, ऑल राइट्स ट्रांसफर्ड वर्ड नहीं है। और अगर ये ऑल राइट्स ट्रांसफर्ड वर्ड नहीं है तो ये रॉयल्टी नहीं है, ये रॉयल्टी नहीं है तो इसके ऊपर टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। अब कोर्ट में क्या डिसाइड हुआ? कोर्ट के अंदर में ये डिसाइड हुआ कि भैया विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू असेसी। मोर बेनिफिशियल टू असेसी क्या है कि डीटीडब्ल्यूए बोलता है कि भैया ऑल राइट्स ट्रांसफर्ड अगर हो रहे हैं, लेट्स से अगर सामने वाला एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट ही सेल कर देता है, राइट, यानी आप सीधे सीधे क्या करते हो, अपने राइट्स ट्रांसफर कर दे रहे हो, सेल कर दे रहे हो, तो उस केस में इसे रॉयल्टी इनकम नहीं माना जाएगा। और रॉयल्टी नहीं है तो टीडीएस का तो सवाल ही खत्म हो गया। रॉयल्टी अगर नहीं है तो टीडीएस का तो सवाल ही खत्म हो गया। क्लियर है प्रभु? बस यही बात बोली है, यही बात करना है। आइए इधर देखिए, वुड द अमाउंट पेड बाय रेसिडेंट इंडियन एंड यूजर डिस्ट्रीब्यूटर टू नॉन रेसिडेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर सप्लायर कंसिडरेशन फॉर यूज और रीसेल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थ्रू एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट be considered as payment of royalty for the use of copyright in the computer software? If yes, is it liable to TDS under section 195? क्या कहा इसमें? The Apex Code observed that the definition given in section 9, royalty means any consideration for transfer of all the rights including the grant of license in respect of any copyright, literary, artistic work as per explanation 4 thereto. Such transfer of all rights include all or any right for use of a computer software including granting a license, including the granting a license. However, ये हुआ इनकम टैक्स के हिसाब से। अब आते हैं डीटीडब्ल्यूए के हिसाब से। However, as per the meaning assigned in DTAA with Singapore, royalty means any payment for any kind received as consideration for use. use बोला है उन्होंने, use, ऑल राइट्स ट्रांसफर नहीं कवर किए। यूज और एनी राइट टू यूज एनी कॉपीराइट और लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क। द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी इन इंडिया डीटीडब्ल्यूए विद अदर कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्वीडन, ताइवान, जापान, चाइना इज सिमिलर इफ नॉट आइडेंटिकल। और ये बाकी से सारे डीटीडब्ल्यूए भी है, उसके साथ भी हमारा सिमिलर चीजें बनी हुई है। अच्छा जी, एपेक्स कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व किया, एपेक्स कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व किया that in 4 category of the cases in which distribution agreement and end user license agreement does not create any interest or right, does not create any interest or right to the distributor or end user which would amount to the use of right or right to use any copyright. 4 सिचुएशन में यूज नहीं माना जाएगा। कौन सा? where computer is purchased directly by end user रेसिडेंट इन इंडिया फ्रॉम अ फॉरेन नॉन रेसिडेंट सप्लायर। अगर आप स्ट्रेट अवे परचेज ही कर रहे हो तो आपने यूज नहीं किया, यूज बाद में होगा। सी, 2 अग्रीमेंट होते हैं, एक प्योरली यूज, अगर हम किराए के घर में रहते हैं तो हम सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं, हम बाद में उसको ओन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपने ओन करा पहले और बाद में यूज किया। अगर आपको सिर्फ यूज है तो उसको आप रॉयल्टी मान सकते हो एज पर डीटीडब्ल्यूए। अब अगर मैंने डायरेक्टली परचेज किया है तो वो यूज नहीं हुआ, मैंने सीधा आउटराइट परचेज किया, ऑल राइट ट्रांसफर हो गए। वेयर रेसिडेंशियल इंडियन कंपनीज एक्टिंग एज डिस्ट्रीब्यूटर और रीसेलर, नॉन रेसिडेंट ने रेसिडेंट से लिया, रेसिडेंट ने आगे सेल कर दिया। हम अगर एग्जैक्टली सिर्फ रीसेलर बोल के वर्क कर रहे हैं तो हमने तो कोई यूज ही नहीं किया, तो जो पेमेंट हम दे रहे हैं वो रॉयल्टी हो सकता नहीं। सो वेयर रेसिडेंट इंडियन acting as reseller purchase computer software, non-resident supplier and then resell the same to resident Indian end user. Third,
where distributor happens to be foreign non-resident vendor who after purchasing the software from foreign non-resident seller resell the same to resident Indian distributor. नॉन रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को बेचा और इस नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में रेसिडेंट को बेच दिया, राइट। अब यहां पे जरा बात समझिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ परचेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये यूज का ट्रांजैक्शन है ही नहीं। फोर्थ, वेयर कंप्यूटर इज अफिक्स्ड इनटू हार्डवेयर, इफ सॉफ्टवेयर इज कमिंग विथ हार्डवेयर, दैट इज सॉफ्टवेयर इज एम्बेडेड इन हार्डवेयर। अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर में एम्बेडेड है तो एक्सक्लूसिवली सॉफ्टवेयर तो आपने सेल ही नहीं किया, आपने तो पूरा सिस्टम एक साथ सेल किया, तो यह भी यूज नहीं माना जाएगा। इन अबाउ केस द कोर्ट हेल्ड दैट द अमाउंट पेड बाय रेसिडेंट एंड यूजर टू नॉन रेसिडेंट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर is not royalty for use of copyright. The provision contained in Income Tax Act, namely section 9, read with explanation 2 and 4, which deals with royalty not being bore beneficial to assessee, having no application in the fact of the cases. Consequently, consideration paid to non-resident would not be chargeable to tax in India and hence no tax is required to be deducted under 195. क्योंकि सेक्शन 9 बोलता है ये रॉयल्टी है, पर DTAA बोलता है ये रॉयल्टी नहीं है। अगर आप सेल कर रहे हो या चारों में से 4 सिचुएशन अराइज हो रही है तो फिर ये रॉयल्टी पेमेंट में नहीं आएगा। रॉयल्टी नहीं है तो TDS ही नहीं है। तो DTAA क्या बोल रहा है? DTAA हियर इज मोर बेनिफिशियल फॉर अ नॉन रेसिडेंट, सो DTAA विल अप्लाई। यहीं पे वही बात लिखी हुई है, सेक्शन 90 सबसेक्शन 2, Section 90 subsection 2, the provision of income tax will apply only to the extent that are more beneficial to assessee in case where India has entered into DTAA. Since the provision of DTAA are more beneficial, the taxability of payment would be determined as per the meaning of royalty assigned in DTAA, not section 9. क्लियर है? ये केस मुझे लगता है डेफिनेटली पूछा जा सकता है, तो मैं इसे भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर में डाल रहा हूं। ये आपको कहां पूछेगा? सेक्शन 9 में रॉयल्टी के साथ पूछेगा, कंफर्म, मेरे को ऐसा लगता है। डन है प्रभु। तीसरी चीज आ जाती है PCIT वर्सेस रंजन पाय, कर्नाटका जजमेंट। कर्नाटका जजमेंट, अब ये जजमेंट क्या है? बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है, लेकिन एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आपके माइंड में डाल देता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, कंपनी क्या करती है? बोनस इशू करती है, बराबर। कंपनी ने क्या किया? बोनस इशू किया। अब जरा समझिएगा, शेयर होल्डर को जब बोनस रिसीव हुआ, ये एक सिचुएशन। दूसरा, शेयर होल्डर जब इसको सेल करता है, क्या शेयर होल्डर पे कैपिटल गेन टैक्स अराइज होता है? यस, जब वो इस बोनस को सेल कर देता है तब। ये बात हमें सेक्शन 49 एंड 55 के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी पता चल जाती है कि बोनस अगर 2000 पहले लिया है तो फेयर मार्केट वैल्यू 2001 के बाद अगर लिया हुआ है तो आपको उसका क्या कंसिडर करना पड़ेगा? कॉस्ट निल कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर 112A वाला मैटर है तो फिर आप फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 ले सकते हो। ये तो हुआ कैपिटल गेन की बात, पर यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुआ। कंपनी जब बोनस इशू कर देती है, जब मिला तो इसको तो ये विदाउट कंसिडरेशन मिला, और अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 56/10 है जो कहता है कि इसे गिफ्ट मानो। जब रिसीव हुआ इसे गिफ्ट मानो, जब बेचोगे तब तो ऑब्वियसली कैपिटल गेन आना ही है। पर सवाल यह है कि क्या जब बोनस इशू किया जाता है शेयर होल्डर के हाथ में ये गिफ्ट बोल के टैक्सेबल हो सकता है, हां या ना? क्योंकि उसको तो विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा, और अगर कोई भी चीज विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिली है तो रिसीवर के हाथ में ये क्या माना जाता है? रिसीवर के हाथ में ये माना जाता है गिफ्ट। तो सवाल उठा कर्नाटका जजमेंट के सामने कि क्या ये गिफ्ट माना जाएगा? इट वॉज हेल्ड इट इज नॉट गिफ्ट, गेम ओवर। इट वॉज हेल्ड इट इज नॉट गिफ्ट। सर क्यों गिफ्ट नहीं माना जाएगा? गिफ्ट मतलब कोई बेनिफिट रिसीव्ड होता है, अंडरस्टैंड। जब बोनस आपको मिलता है तो कोई बेनिफिट आपको अराइज नहीं होता। जब उल्टा आप इसको सेल करोगे तब बेनिफिट आता है, पर तब आप कैपिटल गेन वैसे भी चार्ज करते हो। सो रिसीव करने पे कोई बोनस नहीं हो रहा, उल्टा उनके ओरिजिनल शेयर्स का वैल्यू कम हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट को क्या किया जाता है? प्रॉफिट को यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं, यूज किया जाता है। सो कैन बोनस शेयर रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर to be taxable under the head of income from other sources? Yes. High Court held that the bonus share were not issued in order to evade any tax, so to attract the provision of 56/10,
Hence, the provision of 56(2)(10) would not be attracted in the hands of recipient shareholder on receipt of bonus share. लास्ट जजमेंट पे आ जाते हैं, CIT एंड अनदर वर्सेस कॉरपोरेशन बैंक, NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ये करते क्या है पहले ये समझ लो, तुमको बहुत मजा आएगा। नेशनल फाइनेंशियल स्विच मैंने भी जब पढ़ा मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग था। NFS क्या करता है, मान लो आपका अकाउंट है ICICI बैंक के अंदर में, आपका अकाउंट है ICICI बैंक के अंदर में, बराबर है। अब आप क्या करते हो, जो भी नियरेस्ट ATM है, सपोज मेरे पास नियरेस्ट ATM है HDFC का, तो मैं क्या करता हूं विजय, भले ही मेरे पास ICICI का अकाउंट है, मैं HDFC के ATM में जाता हूं, मैं कैश विड्रॉ कर लेता हूं, बराबर है। हमने कभी अदर पार नहीं सोचा कि HDFC और ICICI इसको कैसे सेटल करता है। यहां पे एक कंपनी का रोल आता है NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। क्या करता है NFS इन दोनों के बीच के डिटेल्स को सेटल करता है कि भैया कितने अकाउंट होल्डर थे ICICI वाले जिन्होंने HDFC से वो डील कर दिया, और कितने HDFC वाले थे जो मे बी ICICI या अदर बैंक में गए होंगे, इनके अकाउंट सेटलमेंट करवाता है। जाहिर सी बात है, इस दुनिया में दुआएं भी फ्री नहीं मिलती, तो ये काम भी फ्री तो होगा नहीं। सो इनको क्या करना पड़ता है, इन बैंक्स को एक चार्जेस पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है, चार्जेस पे करना पड़ता है। अब यहां एंट्री होती है AO की। AO बोलता है कि HDFC या ICICI जो चार्जेस पे कर रहा है नेशनल फाइनेंशियल स्विच को, ये चार्जेस को हम कमीशन मानेंगे और इसके ऊपर TDS होना चाहिए अंडर सेक्शन 194H। इसके ऊपर TDS होना चाहिए अंडर सेक्शन 194H। और इस बात पे जंग छिड़ गई। जब जंग छिड़ गई, जंग गई कोर्ट के अंदर में माय लॉर्ड के सामने, और माय लॉर्ड ने क्या कहा आपको पता है, माय लॉर्ड ने कहा बेटा किसी भी एंगल से तुम इसको कमीशन नहीं मान सकते, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे है, इसके ऊपर 194H लगाना सही नहीं है। चलो सर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, कॉन्ट्रैक्ट 194C के अंदर में आ सकता है, इस बारे में कोर्ट की कोई क्लैरिटी नहीं दी, बोला 194H नहीं लगेगा। इसको TDS के साथ पूछा जा सकता है। आर द प्रोविजंस ऑफ टैक्स डिडक्टेबल अंडर 194H attracted on payment made by assessee bank for services rendered by NFS, a network shared ATM in India? High Court observed that the relationship between the assessee bank and National Financial Switch is not of an agency but on two independent parties on principal to principal basis. Therefore, High Court held that the provisions of 194H are not attracted on payment made by Corporation Bank which issued the credit card for payment gateway services provided by NFS, National Financial Switch, which is an ATM network which facilitate convenience banking. It links together the country's ATM in a single network. That's it. नवंबर दिसंबर 21 के लिए 4 केस थे, पहले 2 केस ज्यादा रिलेवेंट है, पूछ लिया तो फ्लूक के अंदर में 194H को पूछ लेगा। दैट्स इट। यहां आपके जुडिशियल अपडेट्स फॉर नवंबर दिसंबर 21 खत्म होते हैं। मैं आपको बता दूं कि सर बिल्कुल इस उम्मीद में मत रहना कि एग्जाम को ये लोग बहुत ज्यादा शिफ्ट करेंगे। नवंबर से हो सकता है तो मैक्सिमम दिसंबर शिफ्ट कर देंगे, उससे ऊपर मेरे को लगता नहीं। आप अपनी पूरी तैयारी रखें, जल्दी से जल्दी रिवाइज करें। जो DT के चार्ट्स मैंने आपको दिए हैं ये सबसे आसान है भैया, किसी भी मेरी खुद की समरी बुक से भी ज्यादा इजी है। पूरे 50 पेज के अंदर में डायरेक्ट टैक्स मैंने खत्म करके रख दिया है, तो प्लीज इसको यूज कर लेना। डायरेक्ट टैक्स चार्ट्स को आपके जो नियरेस्ट सेंटर होंगे, इन नियरेस्ट सेंटर पे जरूर DT चार्ट्स अवेलेबल होंगे, तो प्लीज जाकर के देख लेना। टेलीग्राम पे भी मैंने उसका कुछ सैंपल शेयर किया हुआ है या नोट शेयर किया हुआ है, तो प्लीज जाकर के वो देख लेना। डन। और हाँ, एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि आपको पढ़ना है, लड़ना है और अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम मेहनत खुद के लिए कर रहे हो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। और हाँ, याद रखना, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और आगे कुछ वीडियोस में अपलोड करूंगा किस चीज के लिए कि भैया कौन सी चीज है। मैंने एक स्टडी प्लान अपडेट किया है, तो सबसे पहले स्टडी प्लान भी जाकर के देख लो, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वो आप देख सकते हो। स्टडी प्लान कब कैसा कितने बार पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, ABC एनालिसिस डाल रखा है, तो वो भी देख लेना, काम खत्म हो जाएगा। Done. That's it. Thank you so much. You take care.